को म्यूट करके रखिए ताकि सभी को सभी की आवाज़ अच्छी प्रकार से सुनाई दे सके। इस कार्यक्रम की हम विधिवत शुरुआत करें उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि आज का जो सेशन होने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। जैसा कि आपने प्रैक्टिकल किया था, उसी पे आज ये सैद्धांतिक रूप से थ्योरेटिकल इस पर विचार विमर्श होगा। तनाव क्या है और उसके मुख्य कारण क्या है। हम सबसे पहले इसकी शुरुआत बुद्ध वंदना से करेंगे। तो सभी लोग हाथ जोड़ लें और हम लोग त्रिशण पंचशील करेंगे और फिर उसके बाद विधिवत इसके सत्र को शुरू किया जाएगा। तो सभी हाथ जोड़ लें और शांत चित्त से मन को शांत रखते हुए जिस भी आसन पे आप बैठे, सुखासन पर अपने आसन पर बैठे और इस भावना के साथ कि संसार के सभी प्राणी सुखी हों, सबका मंगल हो, इस भावना के साथ हम त्रिशण पंचशील ग्रहण करेंगे। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयां बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयां धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयां संघं शरणं गच्छामि, तृतीयां बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयां धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयां संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। अदिन्नदाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। मुसावादा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। सुरामेरय मज्ज पमादठाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। साधु साधु साधु। अभी हमने त्रिशण और पंचशील ग्रहण किया। अब मैं हमारे आज के बैठक के ध्यान विशेषज्ञ डॉक्टर मनीष मेश्राम जी हमें आज के इस तनाव से संबंधित तनाव क्या है और उसके मुख्य कारण क्या है उस पर विस्तृत पूर्वक चर्चा करेंगे। तो मैं आमंत्रित करता हूँ गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के प्रोफेसर माननीय डॉक्टर मनीष मेश्राम जी को कि वो आगे का कार्रवाई को संभालें। डॉक्टर मनीष मेश्राम। थैंक यू गौतम जी और यहाँ पे उपस्थित सभी सहभागियों को मैं नमो बुद्धाय और सभी का मैं तहे दिल से सभी को नमस्कार, नमस्ते, गुड इवनिंग। जैसे कि आज हमारा इस 10 दिवसीय तनाव प्रबंधन का या विपස්සना आधारित तनाव प्रबंधन का आज का दूसरा दिवस है। पहला दिवस में जो कुछ भी हमने प्रयास किया है
प्रारंभिक तौर पे हम अपने मन को ध्यान की तरफ या ध्यान के उद्देश्य की तरफ हमने बढ़ने का प्रयास किया है एक कदम। हम इस अभ्यास के माध्यम से 10 कदम चलने वाले हैं और हर एक कदम, हर एक दिवस एक हमें आगे की तरफ ले जाने वाला होने वाला है। क्योंकि जैसे-जैसे हम आगे चलते हैं, वैसे-वैसे हमारी जो दिशा और जिस जगह पे पहुंचना है उस जगह तक जाने का लक्ष्य पूर्ण होने लगता है। तो आपके उद्देश्य को ध्यान में रख के या इस कोर्स ने जो अपना उद्देश्य बनाया है कि हमारी सजगता को हमें विकसित करना है, हमारे भीतर के तनाव को हमें कम करना है, हमारे भीतर की जो शारीरिक मानसिक समस्या है उसको समझना है, उसका एक प्रकार से निवारण करना है। हाँ, और चौथा जो उद्देश्य हमने कल देखा था कि समाज और लोगों के साथ हमें सुसंवादित रहना है। तो जितना लक्ष्य हमारा स्वयं के सुख और दुख मुक्ति के लिए है, उतना ही लक्ष्य हमारा हमारे साथ में जो हमारे परिवार के लोग हैं, समाज है, देश है, विश्व है, सभी जीव प्राणी हैं, उनके लिए भी वही लक्ष्य है कि वो भी दुख से मुक्त हो और एक मैत्रीपूर्ण संबंध बना रहे। तो ये हमारा लक्ष्य है, लेकिन उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें चलने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि एक प्रगति हम चल चुके हैं। थोड़ा हमने ध्यान को समझने का प्रयास किया है, फिर वो आनापानसति हो, कल के सत्र में हमने सजगता, स्मृति और आनापानसति का हमने अभ्यास किया है। तो अभी भी हम अ, सत्र शुरू करने के पहले 2 मिनट का आनापानसति ध्यान करते हैं ताकि हमारी जागृति इस सेशन के लिए कनेक्ट हो जाए। तो मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी आंखें बंद करके सांस और शरीर को देखने का प्रयास करें। पहली बेल बजेगी, शुरुआत करिए और आखिरी बेल में समाप्त करना है। सांस आ रही है, सांस जा रही है, उसे 1 काउंट करें। सांस आ रही है, सांस जा रही है, 2 काउंट करें। ऐसे 10 तक काउंट करके देखिए कि हमारा मन सांस और काउंटिंग को 10 तक ले जा रहा है या बीच में भटक रहा है। हम भूल जा रहे हैं अपनी काउंटिंग, दूसरे विचारों में चले जा रहे हैं, या हम काउंटिंग के साथ 10 तक पहुंच रहे हैं। इसका अनुभव करिए। यही परीक्षण है हमारे तनाव को पहचानने का। एक प्रकार से ये प्रयोग है कि हम तनाव में हैं या नहीं हैं, और तनाव कितना है। जिस प्रकार से टेम्परेचर काउंट किया जाता है, ब्लड प्रेशर काउंट किया जाता है, वैसे ही हम अपने स्ट्रेस को भी काउंट कर सकते हैं। देख सकते हैं कि हम स्ट्रेस में हैं, कितना है और या नहीं है।
तो सांस को आप काउंटिंग से आप 10 तक देखिए। और फिर से 1 से शुरुआत करिए, फिर से 10 तक देखिए। क्या हमारी काउंटिंग 10 तक पूरी हो रही है, या बीच में किस नंबर पर हम काउंटिंग करना भूल रहे हैं? ध्यान रखें, अगर भूल गए हैं तो पहचानिए कौन से नंबर पे काउंटिंग हम भूल गए हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 10, उसके पहले। ये परीक्षण है, ध्यान से करिए। ये तनाव को पहचानने का सबसे सरल तरीका है। तो साथियों, जो ये आपने प्रयोग किया है 1 से 10 तक हमारे श्वास को देखने का, और उसमें काफ़ी लोग सफल हुए होंगे या नहीं हुए होंगे, तो आपके पास में टेक्स्ट बॉक्स है, उसमें आप लिख के बताइए कि 10 तक काउंटिंग किसकी हुई है। अगर हुई है तो यस बोलिए, नहीं हुई है तो नो बोलिए। और नो के साथ में जिसकी नहीं हुई है 10 तक, उसमें नंबर लिखिए, कौन से नंबर के बाद आपके काउंटिंग आप भूल गए हैं। 5 या 6 या 7, किस नंबर पे आपकी काउंटिंग ब्रेक हुई है। यस। तो आपको माइक ओपन नहीं करना है, टेक्स्ट मैसेज में आप डालिए। दस तक हुई है तो यस लिखिए। 10 के पहले अगर आपकी काउंटिंग मिस हुई है, हाँ, गुड गुड। 7 में है, 6 में आई है, किसी की बाद में भटक गए। कोमल जी ओके, जगवीर जी ओके ओके। सभी सभी ने लिखना है यस ओके यस। हाँ, 2 पे अटक गई है, 6 पे अटकी है, गुड, ठीक है। 6 पे अटकी है, ओके ओके। 2 पे, 6, 7, ओके ओके। 4 ओनली, ओके ओके, ठीक है। तो हम ओके, थैंक यू वेरी मच आपके इस सहभागिता के लिए। क्योंकि ये प्रयोग है हमारे हमारे स्ट्रेस को पहचानने का एक प्रयोग है जो अभी हमने किया है। और इस प्रयोग का 3 लेवल है स्ट्रेस में: मिनिमम होना, मैक्सिमम होना, या नहीं होना। तो इस 10 नंबर को अगर हम काउंट करते हैं, तो अगर 1 से 5 या 6 के बीच में अगर काउंटिंग हम भूल जाते हैं तो हम स्ट्रेस में हैं, ठीक है। और उसके बाद में अगर भूल जाते हैं तो स्ट्रेस थोड़ा मिनिमाइज है, थोड़ा कम है। 6-7 के बाद भूल जाते हैं, अगर 5 के आसपास भूल जाते हैं तो स्ट्रेस है, क्योंकि स्ट्रेस होने से ही हम अपनी काउंटिंग और ब्रीथ को देख नहीं पा रहे हैं। अगर 6, 7, 8 तक जाते हैं और वहाँ पे भूल जाते हैं, मतलब वहाँ पे थोड़ा स्ट्रेस है। और जब 10 तक जाते हैं, इसका मतलब स्ट्रेस मिनिमाइज है, नहीं के बराबर है उस मोमेंट में। तो ये देखने का बहुत ही सामान्य तरीका है, क्योंकि स्ट्रेस को नापने का ऐसा कोई साधन नहीं है। साइकोलॉजिकल एक टेस्ट है, स्केल है, कल मैं आपको ग्रुप में दूंगा कि और ऑथेंटिकली साइकोलॉजिकली आप स्ट्रेस का मूल्यमापन कर सकते हैं।
तो उसको फिर से हम कल भी टेस्ट करेंगे। जो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट या साइकोलॉजी एसोसिएशन ने उसको डेवलप किया है, या 10 या 15 क्वेश्चन है उसमें, यस नो में अगर आप जवाब देते हैं तो उसमें से एक स्ट्रेस लेवल पता चल सकता है। तो कल उसका फिर से हम प्रयोग करेंगे। आज हमने अपने ध्यान के पहला जो चरण है, सांस को देखते हुए गिनती, अंक गिनती को देखना, ये भी एक प्रकार से स्ट्रेस को मापने का या स्ट्रेस को पहचानने का एक साधन है, जो हमारे पास में हमेशा उपलब्ध है और हम स्वयं उसको देख सकते हैं कि हमारी जो 10 तक अगर काउंटिंग पूरी तरह से हो रही है ध्यान से, इसका मतलब ध्यान हमारा सांस पर है, वर्तमान में है। और वर्तमान में जब सांस या मन लग जाता है, इसका मतलब वहाँ पे स्ट्रेस मिनिमम है, नहीं के बराबर है। क्योंकि स्ट्रेस नहीं होने से ही हम गिनती और सांस को देख सकते हैं। अगर स्ट्रेस लेवल थोड़ा है, बड़ा हुआ है थोड़ा, 10% 15%, तो हम 6-7 तक के बाद में गिनती भूल जाते हैं कि 6 के बाद 7 है या 8 है, क्योंकि हमारा मन जो है कोई भूतकाल और भविष्य के विचारों में भटकने लगता है। तो उससे भी हमारा स्ट्रेस लेवल पता चलता है कि हम 20% के शुरुआत में स्ट्रेस में है। और 5 के पहले ही अगर किसी की गिनती भूल रही है, 2 के बाद या 3 तक 5 तक ही जा रही है, इसका मतलब उसका माइंड ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट है। माइंड का ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होना, पास्ट और फ्यूचर में जाना ही स्ट्रेस है। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। जिस प्रकार से आज हम सत्र में स्ट्रेस, ब्रेन और माइंडफुलनेस और विपස්සना, इस 4 मुद्दों को लेके संक्षिप्त में हम बातें करने वाले हैं। गहराई में हम धीरे धीरे आने वाले दिनों में हम और गहराई में, और रिपीटेशन होगा और थोड़ा प्रयोग होगा और थोड़ी आपको वैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक या बुद्ध से आई हुई जो शिक्षा है, उसका एक सम्मिश्रण करके आपके सामने मैं बात करूँगा। तो उससे और ज़्यादा हमें समझ में आएगा कि हम सही में स्ट्रेस में है या नहीं है, और है तो कितना है, और कितना हमें और कम करने की ज़रूरत है, जिससे हमारा हाँ, स्ट्रेस से जो हमारे जीवन को हाईजैक किया है, तनाव है, तनाव से हम अपने शारीरिक और मानसिक बीमारी में प्रवेश कर चुके हैं, करने वाले हैं, उससे हम दूर हो सके या मुक्त हो सके। तो साथियों, आज हम स्ट्रेस और उससे होने वाले ब्रेन पे जो इम्पैक्ट है, और उससे बाहर आने का जो मार्ग है, तीनों बातों को संक्षिप्त में आज समझने वाले हैं और समझाने का हम प्रयास करने वाले हैं। तो मैं सभी को फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आपके वीडियो को ऑन रखें, ताकि मैं आपको देख सकूं। जैसा कि आप मुझे देख रहे हैं, तो मुझे आप लोगों को खुशी हो रही होगी कि आप मेरे चेहरे को पढ़ रहे हैं और शब्दों को सुन रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को भी देखना चाहूँगा, और हमारे इस कोर्स की रिक्वायरमेंट है कि हम सभी अपने वीडियो को ऑन रखें। मुझे मेरा ही वीडियो दिखाई दे रहा है, और कोई वीडियो? हाँ, ठीक है, थैंक यू। हमारे कुछ मित्र हैं जो मुझे प्रेरित कर रहे हैं अपना वीडियो ऑन रखे, इसलिए उनका बहुत बहुत साधुवाद। और बाकी भी लोग थोड़ा वीडियो को अपना ऑन रखे, डिसिप्लिन को मेंटेन करें और समझने का और सुनने का प्रयास करें। तो स्ट्रेस स्ट्रेस ये शब्द जो है 1970 या 80 के आसपास पूरे विश्व में काफ़ी पॉपुलर हुआ, और आज वो स्ट्रेस ये शब्द इतना कॉमन बन चुका है कि हर व्यक्ति के ज़बान पे स्ट्रेस तनाव एक प्रकार से हम कह सकते हैं एक फैशन के तौर पे, एक कॉमन शब्द के तौर पे आज प्रचलित हो चुका है। और ये उतना ही उसका असर नहीं है, बल्कि बहुत कुछ उसकी जो रिसर्च हो चुकी है स्ट्रेस को लेके, कि जो भी हमारी शारीरिक और मानसिक जो क्रोनिक बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, उसका भी कहीं ना कहीं कारण
स्ट्रेस को ही फाइंड किया गया है। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि जो बुद्ध ने अपने 4 आर्य सत्य में पहला जो आर्य सत्य बताया है कि संसार दुःख है, वैसे ही आज हर एक मनुष्य के जीवन में स्ट्रेस है। स्ट्रेस के सिवा ना हम चल सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना कोई कार्य कर सकते हैं। हर जगह पे स्ट्रेस है, हर व्यक्ति में स्ट्रेस है। लेकिन वो स्ट्रेस क्या है? क्यों है? उसका कारण क्या है? उसको कैसे पहचाना जाए? इसकी सभी जानकारी कह सकते हैं या ज्ञान कह सकते हैं। आज हम इस सत्र के माध्यम से लेने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे मैंने एक उसकी व्याख्या के रूप में 3 सेंटेंस इसमें लिखे हैं। इसको ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास करें। तनाव हमारे शरीर और मस्तिष्क की उस प्रतिक्रिया को कहते हैं कि जो किसी चुनौती, दबाव या मांग के जवाब में उत्पन्न होती है। स्ट्रेस क्या है? एक प्रकार से क्या है? प्रभाव है। किसका प्रभाव है? जो भी हमारे इंद्रियों के सामने जो परिस्थिति आती है, शरीर के साथ जो कुछ भी संघर्ष होता है, संपर्क होता है, वहाँ से उत्पन्न होने वाली एक प्रकार से इच्छा, चाहत, दबाव, उसी को स्ट्रेस कहते हैं। जैसे कि अगर हम उदाहरण के तौर पे अगर हम दोनों हाथों को दबाते हैं, तो ये दबना मतलब एक प्रकार से स्ट्रेस है। एक प्रकार का दबाव मतलब दो वस्तु का संघर्ष होना, हाँ, और उस संघर्ष से जो उत्पन्न होता है, उत्पन्न क्या होता है? उसमें से उत्पन्न होती है डिमांड कि ये ठंडा है या गर्म है, या मुझे पसंद है या नापसंद है, हाँ। तो उस प्रकार का जो अनुभव है वही स्ट्रेस है। अगर स्ट्रेस को समझने के लिए अगर आप ये सिंपल उसका मैकेनिज्म अगर आप समझ जाते हैं कि स्ट्रेस किस जगह पे और किस प्रकार से हम अनुभव करते हैं, हाँ, जैसे कि अभी आप जिस जगह पर बैठे हैं वहाँ पे भी स्ट्रेस है। अभी आप बोले कि स्ट्रेस कैसा है, आप पहचानिए। जिस कुशन पर आप बैठे हैं और वो कुशन अगर आपको सही महसूस नहीं हो रही है, अनकंफर्ट हो रही है, या आपके पहने हुए कपड़े आपको अनकंफर्ट हो रहे हैं, या जो आने वाली हवा है, आवाज़ है, या ये समय आपको पसंद नहीं है या इस प्रकार का अभ्यास करने के लिए, मतलब किसी भी स्रोत में किसी भी जगह से आपके सामने स्ट्रेस का स्वरूप आप महसूस कर सकते हैं। स्ट्रेस ऐसा भी आप देख सकते हैं कि जो आपने काम किया है और उसमें से काम बाकी है, या आप काम करने वाले हैं, वो कब होगा, होगा कि नहीं होगा। तो मतलब जो भी परिस्थितियाँ जो है, वो परिस्थितियाँ एक प्रकार से तनाव निर्माण करने वाली प्रक्रिया के साथ में जुड़ी हुई है, जो हमारे शरीर और मस्तिष्क की जो हमारी अनुभूति जो है, जैसे कि शरीर के तौर पे अगर हम देखते कि हमारी स्किन जो है, या शरीर के रूप में हम देखते कि हमारे जो 5 इंद्रिय जो है, अपने माइक को बंद करिए जिसका भी माइक शुरू है। तो इस इंद्रियों के माध्यम से जो कुछ भी हमें स्पर्श होता है और हमारे मस्तिष्क में एक प्रकार की प्रतिक्रिया निर्माण होती है। वो क्या है वो आगे हम देखेंगे। अभी सिर्फ हमें यही से शुरुआत करना है कि आने वाला जो हर एक क्षण जो है स्ट्रेस के साथ में ही आता है। अभी वो स्ट्रेस अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, अच्छे प्रकार का भी होता है, बुरे प्रकार का भी होता है। वो हम आगे उसको और थोड़ा विस्तृत उसके प्रकार में देखेंगे। लेकिन अभी हमें मैकेनिज्म इतनी समझनी है कि स्ट्रेस क्या है। हाँ, जैसे कि बुद्ध ने, अगर हम बुद्ध के पहले आर्य सत्य के साथ या संसार में जितने भी धर्म दर्शन विकसित हुए हैं, तो हर एक दर्शन ने, हर एक महापुरुषों ने दुख की बात की है। और आज भी अगर हम किसी भी शिक्षा का आधार देखते हैं, अगर शिक्षा का उद्देश्य क्या है, जो हम शिक्षा लेते हैं, तो आपको दो ही उद्देश्य उसके गहराई में पता चलेंगे कि समस्या को समझना और समस्या का सॉल्यूशन करना। अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम एंड सॉल्विंग द प्रॉब्लम इज द पर्पस ऑफ एजुकेशन। हाँ, आज का भी जो
एजुकेशन पर्पस जो है, फिर वो आप साइंस पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं या कोई भी विषय में आप पढ़ रहे हैं, भले उसके विषय अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन उसका मेन पर्पस जो है, समस्या को समझना और समस्या का सॉल्यूशन या समाधान करना। तो समस्या एक अपने आप में स्ट्रेस है, हाँ? और इसलिए स्ट्रेस को हमें एक प्रकार से वो अच्छा नहीं है, वो अच्छा है, ऐसा नहीं देखना है, उसको जैसा है वैसा देखना है। अच्छा क्या है वो हमें जागृति से देखना है और बुरा क्या है वो भी जागृति से देखना है ताकि उस स्ट्रेस को हम कम कर सकें। हाँ, अन्यथा क्या होगा अगर हम स्ट्रेस को नहीं समझेंगे तो अच्छा बुरा बन जाएगा, बुरा अच्छा बन जाएगा। हाँ, और ऐसा बहुत सारे उदाहरण हम देखते हैं कि जो सुख में भी लोग परेशान हो जाते हैं या बहुत सारी लोग मर जाते हैं और दुख में तो मर ही जाते हैं। हाँ, सुख के शौक से भी इंसान मरता है और दुख के शौक से भी इंसान मरता है या बीमार होता है या फिर उसको परेशानी होती है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उस आने वाली जो घटना का जो परिणाम जो है, दबाव जो है या उसमें से जो उत्पन्न होने वाला जो अनुभव जो है, वो कहीं न कहीं वो मनुष्य या वो व्यक्ति उस स्थिति में जागरूक नहीं होने के कारण उसको समझ नहीं पाता है कि किस स्ट्रेस के साथ में उसको किस प्रकार से प्रतिसाद देना है और किस प्रकार से उसको मैनेज करना है और इसलिए हमारा जो टाइटल जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट, ठीक है? अभी स्ट्रेस मैनेजमेंट तभी हम कर पाएंगे कि जब हमें स्ट्रेस समझ में आएगा। हाँ, ये स्ट्रेस सिर्फ किसी एक विशिष्ट प्रोफेशनल के लोगों के लिए नहीं है या सिर्फ विद्यार्थी के लिए नहीं है। मनुष्य के हर उम्र में या हर मनुष्य के साथ स्ट्रेस का स्वरूप जुड़ा हुआ है। हर मनुष्य स्ट्रेस में रहता ही है, होता ही है, लेकिन जब स्ट्रेस को नहीं समझा जाता है तो वो एक हानिकारक स्ट्रेस में परिवर्तित होता है और यही से हमें विपस्सना की ज़रूरत है। इसीलिए हमें वहाँ पे सजगता, माइंडफुलनेस और स्मृति की ज़रूरत है जिसका हम आगे अभ्यास करने वाले। तो सामान्य तौर पे अगर हम स्ट्रेस के कारण को देखते हैं तो एक प्रकार से शारीरिक हमारी बीमारी एक प्रकार का कारण होता है, जो अगर हमें क्रोनिक अगर बीमारी है हमें हमारे घर में तो वो भी एक स्ट्रेस का कारण बनता है, थकान कारण बनती है। नींद की कमी आना या कम होना वो भी एक प्रकार का स्ट्रेस का कारण होता है। मनोवैज्ञानिक कारण में चिंता, भय, नकारात्मक सोच, जैसे कि आज हमने सुबह ध्यान किया मैत्री भावना, वो क्या है? चिंता, भय और नकारात्मक सोच को शुद्ध करने की प्रक्रिया है। हाँ, अगर हम शुद्ध नहीं होंगे तो हमारा मन हमेशा अशुद्ध में ही रहेगा और अशुद्ध में रहने से ही हमारे भीतर स्ट्रेस उत्पन्न होगा। अगर मैत्री भावना का अगर हम सराव कर रहे हैं, मैत्री भावना को सही तरीके से अगर हम समझ रहे हैं, तो निश्चित ही हमारे भीतर का जो चिंता भय कम होने से स्ट्रेस की मात्रा या स्ट्रेस का कम होना पूरी तरह से हमारे हाथ में है। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हमारा स्ट्रेस बढ़ने का कारण चिंता और भय है, नकारात्मक सोच है, ताकि हम उस सोच को सकारात्मक सोच में परिवर्तित कर सकें। सामाजिक कारण हो सकता है, जिस समाज में हम पैदा हुए हैं, हमारा पारिवारिक कुछ विवाद कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है अपने परिवार में, पति पत्नी में, बच्चों में या माता पिता में। हाँ, बहुत कुछ परिवार का जो अपना एक स्वरूप है वहाँ से भी एक स्ट्रेस निर्माण होता है। जहाँ पे हम कार्य करते हैं, जॉब करते हैं, फिर हमारा जॉब प्रोफेशनल हो सकता है या फिर हम गवर्नमेंट या रिटायर्ड हो सकते हैं या जिस प्रकार का भी हम जॉब करते हैं, हाँ, वहाँ से भी एक स्ट्रेस निर्माण होता है। आर्थिक कारण भी होता है स्ट्रेस आने का, पैसे की कमी या पैसे की अति भी होना भी एक प्रकार का स्ट्रेस का कारण है। बेरोजगारी जो युवाओं में या परिवार में अगर आजीविका नहीं है तो वो भी एक व्यक्ति और समाज के लिए स्ट्रेस का कारण होता है। शैक्षणिक और व्यावसायिक कारण है, परीक्षा जो बच्चे जो है यंग है, यूथ है हमारे, अगर आज हम यूथ नहीं है, अगर हमें लग रहा है कि ये हमारे लिए कारण नहीं हो सकता है, लेकिन हमारे घर में जो बच्चे जो नेक्स्ट जनरेशन के जो बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे के बच्चे पढ़ रहे हैं, तो निश्चित एक परीक्षा भी एक सबसे बड़ा स्ट्रेस है। अगर 10-12 के अभी एग्ज़ाम होके गई है और जिनके घर में ऐसे 10-12 के बच्चे होंगे या छोटे भी बच्चे होंगे, तो निश्चित ही एक परीक्षा का भी स्ट्रेस रहता है माता पिता को, दादा दादी को या हम में से सभी लोगों को। हाँ, और सबसे बड़ा स्ट्रेस है लक्ष्य का दबाव।
कि हम कुछ सोच रहे हैं, हमारी जो महत्वाकांक्षा है अच्छा होने की, सुखी होने की, वो भी एक स्ट्रेस का कारण बनती है। तो ऐसी बहुत सारे स्ट्रेस के कारण हैं। हाँ, इस कारण में से हमारा कारण सभी हो सकते हैं या उसमें से कुछ हो सकते हैं। क्योंकि जितनी मनुष्य की अलग-अलग जो स्वभाव है और उस स्वभाव के कारण, परिस्थिति के कारण या उसकी क्षमताओं के कारण, उस कारण का कम ज़्यादा होना आपके लिए, मेरे लिए, जैसे कि मेरे लिए आर्थिक कारण नहीं होगा, हो सकता है कि आप में से किसी के लिए आर्थिक कारण हो। परीक्षा किसी के लिए हो, किसी के लिए ना हो। लेकिन निश्चित इसमें से अगर 1 या 2 कारण को ज़रूर हमें फाइंड आउट करना है कि ये मेरा कारण मेरे स्ट्रेस का हो सकता है। क्योंकि हम इस अभ्यास से सिर्फ़ इतना ही प्रयास नहीं कर रहे हैं कि सिर्फ़ सुनना है। हम 3 लेवल पे इस अभ्यास को समझने वाले हैं: सुनना, चिंतन करना और उसका प्रयोग करना। मैं फिर से दोहराता हूँ कि इस अभ्यास क्रम के माध्यम से हमें सही जानकारी सुननी है या प्रिंसिपल को समझना है, सुनना है और उसके बाद में हमें चिंतन करना है। खुद अपने भीतर उसको समझने का प्रयास करना है कि वो सही में क्या, मैं क्या समझ रहा हूँ, मुझे क्या समझ में आ रहा है। हाँ, फिर वो स्ट्रेस का स्वभाव हो, स्ट्रेस का अर्थ हो या उसका कारण हो। थोड़ा तो भी हमें अपने मन में उसको याद रखना है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे लास्ट में। हर एक सेशन में आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। जैसे कि पूछा जाएगा स्ट्रेस क्या है, तो आपको एक सेंटेंस में स्ट्रेस के बारे में लिखना है। मतलब बहुत बड़ी एग्जाम नहीं होगी, एक सेंटेंस की एग्जाम होगी, ठीक है? ताकि आप अभी से ध्यान से सुने कि आप क्या सुन रहे हैं और क्या समझ रहे हैं। एक सुनना, समझना, उसके बाद में प्रयोग करना, जो ध्यान करना है, ठीक है? तो उसके बीच में एक 5 मार्क का या 5 क्वेश्चन के साथ में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा या उसका आपको जवाब देना है ओरली, और फिर बाद में लास्ट में राइटिंग में भी कुछ आपसे ऐसी क्वेश्चन का एक एक लाइन में आंसर भी लिख के आपको देना है, ताकि आपका जो परीक्षा का एक हमारा अवलोकन है, हाँ, एक्सपेरिमेंट है, असेसमेंट है, तो पता चले कि सभी मैंने जो बताया आपने सुना और सुन के आपको भी समझ में आया। जब आप लिखोगे या बोलोगे कि हाँ सर, इसका अर्थ ये होता है, हाँ, और स्ट्रेस के इस कारणों में से मैं अपने कारण को देख पा रहा हूँ कि ये मेरा कारण है। ज़रूरी नहीं कि सभी के लिए हो, आपका जो कारण है उसी को याद रखना है, ठीक है? आपको लग रहा है कि 2 कारण है, तो 2 कारण को आपको याद रखना है कि इसके कारण मेरा स्ट्रेस है। क्योंकि जब आप दिन ब दिन, 2 दिन, 3 दिन के बाद जब आप अपने स्ट्रेस को देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि जिस कारण से मेरा स्ट्रेस था, वो कारण अभी कम हो रहा है, इसके कारण मेरा स्ट्रेस भी कम हो रहा है, ठीक है? क्योंकि ये समझने के लिए आपको ये पता होना ज़रूरी है कि आपका स्ट्रेस क्या है और स्ट्रेस का कारण क्या है, ताकि हम आने वाले दिनों में, हाँ, इसको सही तरीके से डायग्नोसिस कर सकें। क्योंकि ये अभ्यास सिर्फ एक अभ्यास के रूप में नहीं लेना है, बल्कि हमारे जीवन को बेहतरीन करने के लिए ये अभ्यास को लेना है, ठीक है? और ये अभ्यास करवाने का ये पर्पज़ है कि एक वेल बीइंग या वेलनेस जो हमारे भीतर जो है, या अच्छा मनुष्य होने की जो क्षमता है, उस क्षमता को जागरूक करना है, ठीक है? हाँ, और उसके लिए इसका लर्निंग ज़रूरी है। एक इस एजुकेशन को लाइफ लॉन्ग लर्निंग कहते हैं, ठीक है? लाइफ लॉन्ग लर्निंग कहते हैं। आप आपके माइक को थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए अमरशी भाई, अगर आपको आवाज़ नहीं आ रही है। बाकी लोगों को मुझे लगता है कि आवाज़ सही आ रही है। तो अभी हम आते हैं कि कितने प्रकार का स्ट्रेस होता है और किस प्रकार के स्ट्रेस में हम अभी है या आने की संभावना। कुछ भी आवाज़ नहीं आ रही है आपको? बाकी लोगों का क्या है? आवाज़ आ रही है मेरी? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि हम किस प्रकार के स्ट्रेस में गुजर रहे हैं या हम किस लेवल पे अपने आप को देख पाते हैं। तो 4 प्रकार के स्ट्रेस को आइडेंटिफाई किया गया है साइकोलॉजिकली।
और हम भी अपने इस 4 प्रकार के स्ट्रेस को पहचान सकते हैं कि पहले प्रकार का जो स्ट्रेस होता है वह एक्यूट स्ट्रेस, अचानक अल्पकालीन आने वाला स्ट्रेस। जैसे कि अगर हम बीमार पड़ जाते हैं और हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो ये एक्यूट स्ट्रेस है। कम समय के लिए रहता है, अचानक आता है। जैसे कि अभी अमरसिंह भाई को स्ट्रेस आ गया, ये एक्यूट स्ट्रेस है, क्योंकि उनको सुनाई नहीं दे रहा है या आवाज़ नहीं आ रही है और वो स्ट्रेस में आ गए। ठीक है, तो स्ट्रेस में आना मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं, हानि नहीं है। कोई सामान्य घटनाओं में सामान्य प्रकार का स्ट्रेस रहेगा। लेकिन अगर यही घटना अगर किसी की बीमारी है, अचानक बीमारी आ जाती है, अचानक कुछ घटना हमारे सामने घटित हो जाती है, तो वो एक मतलब बड़ा स्ट्रेस या हानिकारक स्ट्रेस के रूप में उसको हम देख सकते हैं। लेकिन हमने अपने स्ट्रेस को एक्यूट स्ट्रेस मतलब अचानक आने वाला, जैसे कि आप चलते चलते ठोकर लग गई, आपको किसी की आवाज़ आपने सुन ली जो आपको नापसंद है, जैसे कि हम ध्यान करते हैं और फिर कोई आवाज़ आ जाती है, मोबाइल की आवाज़ आ जाती है या फिर पंखे की आवाज़ आ जाती है, तो ये अचानक आने वाला स्ट्रेस है। हाँ, उसको हम समझेंगे तो मैनेज करेंगे कि हाँ, ये स्ट्रेस आना नेचुरल है। ठीक है, उसके साथ हमें कैसे डील करनी है उसके बारे में धीरे धीरे हम टेक्निकली माइंडफुलनेस को उसको डेवलप करने से हमें उसमें से बाहर आने का रास्ता मिल जाएगा। दूसरा जो स्ट्रेस जो है वो है क्रोनिक स्ट्रेस। अमर शिवाई, अपने माइक को आप म्यूट करिए प्लीज। क्रोनिक स्ट्रेस, क्रोनिक मतलब कंटिन्यू रहना, लंबे समय तक रहना, ये क्रोनिक स्ट्रेस है। जैसे कि आपको या हमारे साथ में एक घटना हुई जो कल या 1 महीने के पहले हुई थी, जो बुरी थी, लेकिन उस घटना को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं अपने मन में बार बार उसका भय आ रहा है, मन में बार बार चिंता आ रही है, ऐसा लग रहा है कि फिर से तो नहीं होगी, फिर से तो नहीं होगी। हाँ, तो उससे हमारा वो स्ट्रेस क्या जो था, जो टेम्परेरी स्ट्रेस था, वो क्रोनिक स्ट्रेस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, और वो ये क्रोनिक स्ट्रेस जो है ना, वो क्रोनिक डिसीज को निर्माण करता है। फिर वो क्रोनिक डिसीज फिर हमारी ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज़ हो या कैंसर हो या फिर जितने भी बड़ी लंबे समय की जो बीमारियां हैं, 99% जो हमारी शरीर में आने वाली जो बीमारी जो है सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस से होती है। इसको सुनकर ताज्जुब लगेगा और इस पे बहुत सारे रिसर्च हुए हैं, बहुत सारे इसमें बुक्स लिखी गई है, और जो सही डॉक्टर्स होते हैं वो इस बात को स्वीकार करते हैं और इस बात को पेशेंट को बताते हैं कि आपने आपके स्ट्रेस लेवल को कैसे रिड्यूस करना है। क्योंकि स्ट्रेस पे कोई मेडिसिन नहीं है, कोई सर्जरी नहीं है, सिर्फ एक ही है सर्जरी, वो है मेडिटेशन, विपस्सना। अगर उस टेक्निक को, उस मेडिसिन को अगर हम अवॉइड करते हैं, तो स्ट्रेस जो आ चुका है या आने वाला है, हमारे जीवन में हो या हमारे आसपास के जो भी हमारे मित्र हैं, परिवार के लोग हैं या हमारे समाज और देश के लोग हैं, उनको हम बचा नहीं पाएंगे या उनको हम कोई मार्ग दिखा नहीं पाएंगे कि स्ट्रेस से कैसे मैनेज करना है। तो क्रोनिक स्ट्रेस ही सभी बीमारियों का मूल कारण है। जिस प्रकार से बुद्ध ने सभी दुखों का कारण अज्ञान और तृष्णा बताया है, हाँ, और तृष्णा एक प्रकार से बार बार करने वाली डिमांड है, हाँ, निरंतर करने वाली, वो एक प्रकार से मोटिवेशन है कि जो हमारी मन की अवस्था को, हाँ, वो हाईजेक कर लेती है, अंधी कर देती है, और वही अंधापन कहने के हमारे स्ट्रेस लेवल को और बढ़ाता है। और इसलिए हमें स्ट्रेस लेवल को समझने के लिए उसके जो प्रकार है वो हमारे समझ में आना ज़रूरी है। और तीसरे प्रकार का जो स्ट्रेस जो है वो है सकारात्मक प्रेरणा देने वाला तनाव। सकारात्मक, पॉजिटिव स्ट्रेस। जैसे कि आप इस समय जुड़ने के लिए आप स्ट्रेस में थे, तनाव में थे, मोटिवेटेड थे कि जो आपको बाकी सब काम बाजू में रख के आप इस सेशन को ज्वाइन किए हैं। हाँ, एक प्रकार का
सकारात्मक तनाव, सकारात्मक स्ट्रेस है। ये बुरा नहीं है, ये हमारे शरीर और ब्रेन को एक सकारात्मक दिशा की तरफ ले जाने के लिए प्रेरित करता है। और दूसरा स्ट्रेस है डिस्ट्रेस, नकारात्मक हानिकारक तनाव। हाँ, और वो हमें नकारात्मक ऐसी गुस्सा आना, ये भी उस गुस्से को बार बार जब हम रिपीट करते हैं, हाँ, तो वो स्ट्रेस में परिवर्तित हो जाता है। भय हमारा स्ट्रेस में परिवर्तित हो जाता है। तो जितनी भी नकारात्मक अवस्था है, हाँ, नकारात्मक स्ट्रेस को निर्माण करती है। जितनी सकारात्मक मनोअवस्था है, वो सकारात्मक प्रेरणा को निर्माण करती है। और इसलिए बुद्धिज्म में या हर धर्म में, हाँ, नैतिकता की बात की गई है। जैसे कि अभी टी.आर. गौतम जी ने हमारी जो सेशन की शुरुआत की, उसमें पंचशील की बात की गई है। हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, हाँ, झूठ नहीं बोलना, व्यभिचार नहीं करना, नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं करना। ये नहीं करना मतलब सकारात्मकता है, क्योंकि बुराई को छोड़ना, बुराई को नहीं करना, हाँ, और अच्छाई को उस जगह पे अच्छाई को करना, कुशलता को करना, सकारात्मक विचारों को, आचरणों को आगे ले जाना, हाँ, वो प्रेरणादायी तनाव है। मतलब तनाव को हमने जैसा है वैसा देखना ही सम्यक दृष्टि है, क्योंकि सम्यक दृष्टि ही हमें सम्यक स्मृति की तरफ लेके आती है। अगर हमारी दृष्टि ही गलत है, जैसे कि आप इस 4 प्रकार के स्ट्रेस को नहीं समझते हैं और डायरेक्ट आप स्ट्रेस पे काम करना चाहोगे, तो आप कर नहीं पाओगे। अगर आप स्ट्रेस को उसके कारण के साथ नहीं समझोगे और आपको लगता है कि मेरा स्ट्रेस कम हो जाए, डॉक्टर ने बता दिया स्ट्रेस हो गया है, ये करो वो करो, लेकिन हमें खुद ही पता नहीं चल रहा है कि मेरे स्ट्रेस का कारण क्या है। मतलब दृष्टि नहीं है। जागृति तो हमें डॉक्टर ने दे दी, या मैं भी आपको जागरूक कर दूंगा कि ये सही है, ये गलत है, लेकिन आपको पूरी तरह से समझना है कि सही इसका मैकेनिज्म क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है, इस प्रक्रिया में मेरे अनुभव के स्तर पे मैं उसको कैसे देख पा रहा हूँ कि सही में स्ट्रेस ये कैसे किस जगह पे उत्पन्न होता है, और उस स्ट्रेस के भीतर अच्छा भी है और बुरा भी है। हाँ, कुशलता की तरफ भी ले जाने वाला स्ट्रेस है और अकुशलता की तरफ भी ले जाने वाला स्ट्रेस है। मुझे कौन सा स्ट्रेस आता है और किस स्ट्रेस के साथ मुझे आगे जाना है, ताकि वो स्ट्रेस संकल्प में, कुशलता में, सुख में, आनंद में बदल सके, और जो स्ट्रेस नकारात्मक है वो कम हो सके। इसका कम होना, उसका बढ़ना मतलब सुख है। नकारात्मक स्ट्रेस का बढ़ना मतलब दुख है, समस्या है, बीमारी है, अशांति है। तो ये समझते हुए अगर हम अपनी पूरी इस अभ्यास की जो हमारी मूल धारा है या हमारा उद्देश्य है, वो सफल हो सकता है, या सफल हम कर सकते हैं कि सही अर्थ में अगर हम स्ट्रेस के स्वरूप को समझें। क्योंकि स्ट्रेस, जैसे कि हमने देखा, स्ट्रेस है, उसका कारण भी है, लेकिन वो अच्छा भी है और बुरा भी है। अभी हम आते हैं कि जब बुरा है तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा, और जितने भी रिसर्च आप स्ट्रेस के बारे में पढ़ोगे तो पढ़ के आप मतलब परेशान हो जाओगे कि सही में स्ट्रेस से इतना कुछ होता है। कैंसर तक बीमारी स्ट्रेस से हो जाती है। ये समझना और स्वीकार करना बड़ा कठिन है, लेकिन होता ही है, हो चुका है, हो रहा है और होते रहेगा। और उसमें हम भी हैं और सभी लोग हैं। लेकिन अभी हमें अवसर मिला है कि इस बात को हम थोड़ा और गंभीरता से देखें, समझें और उससे बाहर आने की कोशिश करें। हो सकता है कि हम में से, जिस प्रकार से मैंने प्रयोग किया कि 10 नंबर तक जिन्होंने काउंटिंग की है तो उसका स्ट्रेस नहीं है, इसका मतलब स्ट्रेस नहीं है, ऐसा नहीं है। ये तो सिर्फ सामान्य स्ट्रेस हमने पहचाना है। और इस क्षण के लिए, अभी दूसरे क्षण के लिए फिर से काउंटिंग करने के लिए बोले तो हो सकता है कि उस समय हम काउंटिंग ना कर सके। समय बदल गया, परिस्थिति बदल गई। आप ऐसा एज्यूम नहीं कर सकते जैसे कि बीपी काउंट किया जाता है कि ये एवरेज है, तो बीपी सब सुबह होता है, दोपहर में नहीं होता है। डॉक्टर के पास में जाने से बीपी बढ़ जाता है, घर में रहने से बीपी नहीं बढ़ता है।
जैसे डॉक्टर के हॉस्पिटल में जाओगे तो बीपी आपका नॉर्मल से कभी नॉर्मल नहीं आएगा, घर में आप काउंट करोगे तो नॉर्मल आएगा। हाँ, घर में फिर से वापस आएगा तो नॉर्मल हो जाएगा। तो बीपी की दवाई तो उससे दी जाती है कि जो मतलब उसमें दिखाई देता है, और उसी को सच मान के उसी की हम दवाई लेते रहते हैं, है ना। डॉक्टर समझ पाता है ना हम समझ पाते हैं कि सही में बीपी है या नहीं है। तो स्ट्रेस को भी हमने जो मापा है वो सामान्य मापन है, उसको और गहराई में हमें समझने की ज़रूरत है कि उसके इम्पैक्ट क्या है। अगर हमारे पास में नेगेटिव स्ट्रेस है तो इसके सभी इम्पैक्ट हैं जो हम अक्सर अपने जीवन में देख चुके हैं, अभी भी देख रहे हैं, और आने वाले समय में भी हम उसको देख सकते हैं। जैसे कि माइग्रेन, सिर दर्द होना, थकान होना, बीपी होना, मानसिक चिंता, ध्यान में कमी आना, भावना का चिड़चिड़ापन, क्रोधित व्यवहार, नींद नहीं आना, नशीली जो प्रवृत्ति में लोग सम्मिलित हो जाते, रिश्तों में दूरी है, अकेलापन। हाँ, ये सभी जो उसके इम्पैक्ट है या सिम्टम्स है वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में आ चुके हैं। हो सकता है कि किसी के सिम्टम्स कम हो, किसी के पास ज़्यादा हो, या किसी की बस शुरुआत हो, लेकिन ज़रूर हम इस सिम्टम्स में या इस इफेक्ट में है। तो जो सम्यक दृष्टि का जो सिद्धांत जो है वो है दुख को कारण और परिणाम के साथ समझना। बस 3 शब्द याद रखिए, समस्या, कारण और परिणाम। अगर 3 चीज आप किसी भी घटना में देख रहे हैं तो सम्यक दृष्टि से आपकी सम्यक स्मृति बढ़ने वाली है, जिसका हम सराव कर रहे हैं। हाँ, जिसको हम माइंडफुलनेस कहते हैं, जिसको हम स्मृति कहते हैं, सजगता कहते हैं, वो सम्यक दृष्टि पर निर्भर करता है। सम्यक दृष्टि मतलब ध्यान से सुनिए, ध्यान से पढ़िए और खुद का चिंतन से उसको समझने का प्रयास करिए। खुद का चिंतन, नहीं कि मेरा, मैं जो बता रहा हूं ये मेरा चिंतन है। मेरा चिंतन वही तक है जहां तक शब्द आपके कान से आपके हृदय तक जा रहे हैं, उसके बाद में मेरा कुछ नहीं है। उसके बाद में जो आपको स्पर्श हो रहा है और जो आपको विचार आ रही है, उसके बाद में जो आप समझ रहे हैं वो आपका खुद का है, मेरा नहीं है। अगर आप समझ रहे हैं तो मेरे वजह से नहीं समझ रहे हैं, वो आपके अनुभव से आप समझ रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूं, आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या देख रहे हैं। हाँ, तो अपने भीतर या अपने साथ संपर्क बनाए रखिए, तभी जाके आगे का जो प्रवास जो है बहुत ही सरल और एक प्रकार से लाभदायी होगा। और हम जिस उद्देश्य के साथ में इस कोर्स को डिज़ाइन किए हैं उसका आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सकता है। अभी हम आते हैं थोड़ा और प्रैक्टिकली। अभी तक हमने थोड़ा थेरोटिकल देखा, शब्दों में देखा, अभी हम डायरेक्ट अपने ब्रेन के भीतर देखते कि क्या होता है। अभी तक हमने शब्दों से समझा कि ये स्ट्रेस है, ये उसका कारण है, ये उसका परिणाम है। अभी सही में क्या होता है? हाँ, जैसे कि हम हृदय को शब्द से समझते हैं कि ये हृदय है, ऐसा ऐसा करता है, लेकिन जब आप उसका स्कैन में देखते हैं, आप ईसीजी कराते हैं, एंजियोग्राफी कराते हैं, या उसका भीतर से जब आप चित्र देखते हैं तो आपका दृष्टि बदल जाती है। आपकी समझदारी और गहरी होने लगती है कि हृदय इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से काम करता है, जो मेरे शरीर को इतना निरंतर शुद्ध खून देता है, रक्त देता है, क्योंकि आपने आंखों से देखा है कि किस प्रकार से रक्त बह रहा है। तो वैसे ही अगर हम जब स्ट्रेस की बात कर रहे हैं या हम समझ चुके हैं, तो थोड़ा उसको हम ब्रेन के साथ उसका किस पॉइंट पे कनेक्शन है और किस प्रकार से हमारे वो स्ट्रेस को रिलीज करता है, और किस प्रकार से वो स्ट्रेस हमारे डिफरेंट शरीर के जो ऑर्गन है उस पर इम्पैक्ट करके एक क्रोनिकल हमारी डिसीज जो को निर्माण करता है या बीमारी को निर्माण करता है। अभी तक शब्दों में हमें लग रहा होगा कि हाँ ऐसा तो होता है, पता नहीं कैसा होता है, लेकिन अभी पता चलेगा कि अगर हमें डायबिटीज़ होती है या है, बीपी है, या जितनी भी बीमारी जो हमारी है वो किस प्रकार से हमारे साथ में आ चुकी है या आने वाली है। तो इसका जो तनाव का जो तंत्र जो है या मैकेनिज्म जो है,
इसको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि तनाव के तंत्र में यहाँ पे जो ब्रेन बताया गया है, इसका मैं आपको पीपीटी भेज दिया है, उसको थोड़ा आप खुद भी उसको पढ़ के समझने का प्रयास करिए, क्योंकि हर चीज़ यहाँ से मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। मैं इतना ही बताऊँगा कि इसका स्ट्रेस का सेंटर और किस प्रकार से उसका इम्पैक्ट अपने ब्रेन पर होते हुए हमारे शरीर पर होता है, हाँ, ताकि हम अपने स्ट्रेस को उस प्रकार से समझ सकें जिस प्रकार से उसको हमें समझने की ज़रूरत है। कौन ज्वाइन कर रहा है अभी? ओके। तो जैसे जब हम किसी खतरे या चुनौती के सामना करते हैं, तो हमारा शरीर जो है फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। इसमें एमिगडाला सक्रिय होकर कॉर्टिसोल जो हार्मोन्स जो है उसको रिलीज करता है। इसमें 3 बातें हैं। इसमें चुनौती मतलब तनाव, और उस तनाव के कारण हमारे ब्रेन में जो एक मैकेनिज्म होता है, लड़ना, फाइट करना या फ्लाइट हो जाना, मतलब वहां से भाग जाना। जैसे कि अगर हम सांप को देखते हैं या शेर को देखेंगे या हमारे सामने कोई ऐसी घटना आ जाती है, एक तो उससे हम लड़ेंगे अगर हमारे में क्षमता है लड़ने जैसी, अगर नहीं है तो वहाँ से भाग जाएंगे। ये शरीर की प्रतिक्रिया है, और ये प्रतिक्रिया जैसे हमें बाहर से समझ में आती है भागने की या दौड़ने की, तो ब्रेन में कहाँ पे वो काम होता है जिसकी वजह से हम भागते हैं या लड़ते हैं। तो उसका जो सेंटर जो है उसका नाम है एमिगडाला। ये जो इसमें दिया है ना, ब्रेन के एकदम बीच में, जो अगर हम 3 अगर साइड करते हैं, पहला और बीच का और नीचे का, तो नीचे के साइड में जो एक ब्रेन का एक हिस्सा है उसको एमिगडाला कहा जाता है, ये सक्रिय होता है। मैकेनिज्म समझोगे तो स्ट्रेस समझ में आएगा। अगर इसका मैकेनिज्म एक ही बार हमको समझना है, जैसे कि हम बुद्ध के 4 आर्य सत्य को हम समझते हैं, तो हमें पता चलता है कि दुख मतलब जरा, व्याधि, मरण, वियोग, योग, हाँ, इसी को दुख कहते हैं, और तुरंत हमें पता चलता है कि इस कैटेगरी का दुख है। तो वैसे ही अगर स्ट्रेस को अगर आपको समझना है, तो जो भी चुनौती का सामना मतलब स्पर्श होना या कोई भी घटना हमारे सामने उपस्थित होना, फिर अच्छी हो बुरी हो, कुछ भी हो सकती है, ठीक है, 5 इंद्रियों से जो भी स्पर्श हो रहा है वो सभी घटनाएं हैं। उस मोड में हमारा जो ब्रेन जो है किस जगह पे सक्रिय होता है और क्या निर्माण करता है, क्या निर्माण करता है उसका भी नाम याद रखिए, कोर्टिसोल हार्मोन रिलीज करता है, जिसको तनाव का हार्मोन्स कहते हैं। तनाव का हार्मोन्स इक्वल टू स्ट्रेस, क्योंकि पूरा हमारा बॉडी जो है, अगर हम बॉडी की जितने भी सिस्टम देखते हैं, ब्लड सिस्टम है, स्केलेटन है, स्किन है, रिस्पायरेशन है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम है हार्मोन सिस्टम। हार्मोन्स का रिलीज होना और उसका इम्पैक्ट होना डायरेक्ट है। हम जब भोजन लेते हैं तो शरीर में जाके वो डाइजेस्ट होता है, बाद में ब्लड बनता है, और ब्लड बन के बाद में अलग अलग सेल्स में जाता है। लेकिन हार्मोन्स का ऐसा नहीं है, हार्मोन्स डायरेक्ट ब्लड में जाता है। हार्मोन्स क्या करता है, वो डायरेक्ट ब्लड में जाता है और ब्लड में जाके वो सेल्स में चला जाता है। तो आप सोचिए कि अगर इस प्रक्रिया में अगर हमें स्ट्रेस आ रहा है और हमें पता नहीं चल रहा है, हम पहचान नहीं पा रहे हैं, तो बार बार क्या करेगा, वो यही हार्मोन रिलीज करेगा, और वो इम्पैक्ट करता है कि हमारे किडनी के पास एड्रिनोल करके एक ग्लैंड है, उसको अटैक करता है, और वहाँ से फिर से जो है एक हार्मोन रिलीज होता है कि जो हर अपने बॉडी के सेल्स में, ऑर्गन में स्ट्रेस रिलीज करता है। इधर से किडनी के पास जो हार्मोन है उसको वो इम्पैक्ट करता है, और वहाँ से पूरा जो उसका उत्पादन जो है, या उसका इम्पैक्ट कह सकते हैं, पूरे शरीर के भीतर वो फैल जाता है। सभी ऑर्गन, जिस ऑर्गन में जाएगा उस ऑर्गन में वो इम्पैक्ट करेगा, जिसमें इसमें मैकेनिज्म बताया गया है। हाँ, यहाँ पे ब्रेन का जो एमिगडाला है, यहाँ से जो हमारा
पिट्यूटरी ग्रंथि जो है इसमें, हाँ, ब्रेन में, हाँ, वहाँ से कार्टिसोल नाम का हार्मोन्स रिलीज होता है और वो किडनी के पास जो एड्रिनल जो ग्रंथि है उसको इम्पैक्ट करता है, हाँ, और उसको इम्पैक्ट करने के बाद वहाँ से जो 20 या 21 हार्मोन्स, नेगेटिव हार्मोन्स जो है वो शरीर के अलग अलग शरीर के पार्ट्स में वो जाता है और इम्पैक्ट करता है। इसका सिंपल रिसर्च अप्रोच है और इसको समझने से ही हम जो थ्योरेटिकली शब्दों में जैसे हमने स्ट्रेस को समझा कि ये स्ट्रेस है, तो हमें ब्रेन और बॉडी के साथ जो प्रक्रिया घटित हो रही है उसको समझना भी ज़रूरी है। जैसे कि बुद्ध बताते हैं कि स्पर्श से वेदना उत्पन्न होती है, तो हमें स्पर्श के साथ जुड़े हुए 6 इंद्रियों के विषय भी समझ में आने चाहिए ताकि हमें स्पर्श समझ में आए। अगर आप 6 इंद्रिय के विषयों के अज्ञान से स्पर्श को समझोगे कि आपको वेदना कभी पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी कि वेदना क्या है, क्योंकि आप उसके पहले की प्रक्रिया को समझ ही नहीं रहे। वैसे ही इसमें यह है, हमें स्ट्रेस तो थोड़ा समझ में आ जाता है कि स्ट्रेस है, लेकिन स्ट्रेस का मैकेनिज्म क्या है, हाँ, तभी तो उस पर हम काम करेंगे ना कि किस प्रकार से हम अपने शरीर में स्ट्रेस कैसे हार्मोन्स रिलीज कर रहा है और उसको कैसे रिवर्स किया जाए, उसको कैसे मैनेज किया जाए, या उसको कैसे उसके ऊपर उपाय किया जाए, कौन सा उपाय है जिसके कारण ये हार्मोन्स रिलीज होना कम हो जाए, बंद हो जाए, या पूरी तरह से उससे हम दूर हो जाए। हाँ, तो उसी का उपाय जो है हमें मेडिटेशन या माइंडफुलनेस में हमें मिलता है, जो हम अभ्यास करने वाले हैं। आगे और हम देखते हैं इसका दूसरा और स्वरूप। हमने देखा कि स्ट्रेस क्या है और स्ट्रेस का इम्पैक्ट हमारे ब्रेन, हमारे बॉडी के पार्ट पर कैसा होता है। उसको फिर से हम कल रिपीट करेंगे ताकि आपको फिर से उसको समझ में आए, क्योंकि हम सभी लोग, मैं भी इस कंपैरेटिव स्टडी में मैं थोड़ा प्रयास कर रहा हूँ। मेरा भी नॉलेज है लेकिन उतना अभी भी अपडेट या डीप नहीं है, लेकिन मैं प्रयास करूँगा आपके साथ में या आपके लिए या मेरे लिए, क्योंकि मैंने देखा है कि मुझ में स्ट्रेस नहीं है ऐसा जब मैं कहता हूँ तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्ट्रेस तो ज़रूर है, लेकिन वो स्ट्रेस कैसे है, मेरे बॉडी में कैसे इम्पैक्ट करता है, मैंने जब उसको देखा तो मैं भी सरप्राइज़ हुआ कि सही में इस प्रकार से इम्पैक्ट किया होगा या करता है, जिसके कारण कुछ चीज़ें मेरे साथ में इंसिडेंट हुई, या फिर हम सभी कहीं ना कहीं उस इंसिडेंट में दूसरे ना कोई बीमारी में हम फंसे हुए हैं। तो क्यों ना हम अपने उस कारण को ढूंढे, हाँ, और हमारे पास में इतना साधन होने के बाद में भी अगर हम उसको पहचान नहीं पाए और उस पर काम नहीं कर पाए, तो ध्यान करने का क्या फिर दूसरा अर्थ, क्या मकसद क्या हो सकता है कि हम अपने शरीर को ही ना समझे और शरीर की व्यथा को ही अगर हम थोड़ा भी अगर कम ना कर सके, पूरी तरह से कम करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि शरीर एक अपने आप बीमारी का कारण है, रोग से ग्रस्त है। लेकिन जब हमें समझ में आता है कि शरीर रोग है, रोग आना ही है, तो उससे लड़ने की शक्ति भी डबल हो जाती है। जब नहीं समझते तो भय आ जाता है। आप देखिए, आपकी बीमारी को आप नहीं समझते हैं तो बीमारी का दुख तो है ही, लेकिन बीमारी के भय का दुख 100% बढ़ जाता है। बीमारी का दुख 10% होता है, लेकिन बीमारी के भय का दुख जो है 100% बढ़ जाता है। तो हमें जो बढ़ने वाला, हाँ जी, कोरोना के टाइम सभी जगह पे, कोरोना में ही नहीं, हर बीमारी में ऐसा ही है और हर मनुष्य में है। हाँ, वो तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो इंसिडेंट है, लेकिन रोज के जीवन में भी अगर हमें थोड़ा भी इधर दर्द होने लगता है तो तुरंत हमें लगता है कि हार्ट अटैक तो नहीं होगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन हमें पता नहीं, इसलिए वो डर जो है वो हमें ज़्यादा बीमार करता है। और उसी डर से अगर हमें बाहर आना है तो उसको मैकेनिज्म हमें समझना ज़रूरी है, ताकि उससे हम लड़ सके, संभल सके और भय से बाहर आ सके। हाँ, भय से हम 100% बाहर आ सकते हैं अगर हम उसको समझ में हमें आने लगे और हमें ध्यान का सही मार्ग अगर हम इस्तेमाल करते हैं, तो निश्चित ही है इस तनाव का जो
भय है, तनाव का जो मैकेनिज़्म है, उसको बदला जाता है। और इसके बहुत सारे रिसर्च हुए हैं कि ब्रेन के हर फंक्शन को बदला जाता है। ब्रेन का जो रसायन है या केमिकल है, उसको भी बदला जाता है। ब्रेन का शेप को बदला जाता है। हाँ, ऐसे बहुत सारे रिसर्च हुए कि ध्यान करने से ये सभी परिवर्तन, सभी इम्पैक्ट उसका एक बड़ा रिसर्च हुआ है, जिसके ऊपर मैंने भी कुछ रिसर्च पेपर लिखे हैं, जो मैं कल आपको ग्रुप में शेयर करूँगा, उसको आप ज़रूर पढ़िए। यहाँ पे हम आते हैं कि अगर हम माइंडफुलनेस है या हम ध्यान कर रहे हैं, हाँ, उसका हमारे साथ में या हमारे ब्रेन पे क्या इम्पैक्ट होता है। हाँ, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिसर्च है, जो माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन को 1971 में जो बड़े मनोवैज्ञानिक है, जॉन कैबट जिम करके अमेरिका के, जिन्होंने सबसे पहले माइंडफुलनेस को साइकोलॉजी में उसका इस्तेमाल किया। और बहुत सारे साइकोलॉजिकल जो पेशेंट थे स्ट्रेस में, एंग्जाइटी में, उसको उस माइंडफुलनेस से बाहर लाया, और वो अपने प्रोग्राम को इतने पॉपुलर हुए कि आज पूरे विश्व में उनके प्रोग्राम्स फेमस है, कि जो माइंडफुलनेस से किस प्रकार से स्ट्रेस लेवल या मेंटल जितने भी इलनेस है उसको कम किया जाता है या उससे बाहर लाया जा सकता है। तो ये सिद्ध हुआ है कि जो हमारा जो चेतन जागरूकता है जो है, वो मस्तिष्क के प्रीफ्रंटल जो कॉर्टेक्स है उसको मजबूत करता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मतलब सामने वाला जो हिस्सा जो है, निर्णय लेने की जो शक्ति जो है। देखिए, जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हम निर्णय नहीं ले पाते हैं। हमारा जो तनाव क्या करता है कि आपको डिसीजन लेने का जो पावर है, चिंतन करने का जो पावर है, या एक समाधान ढूँढने का जो पावर है, वो रिड्यूस करता है। जैसे कि तनाव में अगर हम तनाव से अगर भय में चले जाते हैं, तो हम सोचना हमारा कम हो जाता है। हम नेगेटिव सोचने लगते हैं, और वही कहीं न कहीं हमारे बहुत बड़ी बीमारी का कारण बन जाता है। लेकिन जब हम माइंडफुलनेस का सराव करते हैं, सजग रहते हैं उस परिस्थिति में, उस स्ट्रेस में, उस घटना में, तो वहाँ से हमारा जो सोचने की जो प्रवृत्ति जो है, वो इम्प्रूव होने लगती है। और इसलिए हाँ, जब हम जागरूक होते हैं, जागृति का सराव करते हैं, तो हमारा जो प्रीफ्रंटल जो कॉर्टेक्स जो है, ब्रेन का जो सामने वाला जो हिस्सा जो इसमें रेड में बताया गया है, हाँ, वो क्या होता है, मजबूत होता है, जो भावनाओं को नियंत्रित करने और शांति बनाए रखने में हमें मदद करता है। जैसे कि आप देखिए, जब हम ध्यान में बैठते हैं तो बहुत सारा हम स्ट्रेस में रहते हैं, बैठक हमारी परेशान करती है। कभी हमें शरीर में खुजली आती है, कभी दर्द आता है, कभी आवाज़ आती है। ये सब स्ट्रेस निर्माण करता है। इतना ही नहीं कि जब हम जैसे सांस को देखने लगते हैं, तो तुरंत हमें कुछ सोच आ जाती है कि यार कल क्या किया था, कल क्या करना है, परसों क्या करना है। ये क्या है, सब ये मैकेनिज़्म है, जो ब्रेन का, जो आपको भागना और भगाना सिखा रहा है। हाँ, वो जो जो घटनाएँ घटित हो रही है, वो आपको बोलेगी ध्यान छोड़ दो, दर्द हो रहा है। हाँ, अगर कोई करने कुछ और कुछ इम्पोर्टेंट बात रहेगी, अरे वो इम्पोर्टेंट बात है, ध्यान क्या इम्पोर्टेंट है? तो ध्यान करते-करते आपको लगेगा कि मैं वो करूँ, वो करूँ, वो करूँ। तो ये क्या है? भागना ही तो है। हाँ, हम भाग रहे हैं या उससे हम भाग रहे हैं कि भई ये क्यों आ गया? अभी क्यों आ गया विचार? तो हम भागते हैं, या हम भागते हैं या उसको भगाते हैं। यही तो होता है। यही तो सब मैकेनिज़्म हमारे ब्रेन में चलता है। लेकिन जैसे ही हम साँस को देखने लगते हैं, बार-बार देखने लगते हैं और बार-बार देखने लगते हैं, तो धीरे-धीरे हमारी जागृति जो है वर्तमान में वापस आती है। और जैसे वर्तमान में वापस आती है, तो जो भी हो हम देखते हैं उस जागृति में, तो लगता है यार वो आके चला गया है, अभी कहाँ है? अभी तो मैं यहीं पे हूँ। अगर मुझे कुछ काम करना है तो बाद में करूँगा, अभी क्यों करूँ मैं? अगर खाने की इच्छा हो रही है तो अभी खाने मुझे भूख तो नहीं लगी, इच्छा ही तो हो रही है। हाँ, इच्छा होना और भूख लगने में फ़र्क है ना। तो उस इच्छा के पीछे मैं क्यों भागूँ? हाँ, नहीं भागोगे। जब आप शांति से उस इच्छा को देखोगे, तो अपना आप आपका तनाव कम हो जाएगा। तो ये सामान्य घटना है कि जो हमारे जीवन में होती होती आ रही है, और ये हमेशा होती आ रही है। और इसका पूरा स्टोर जो है बुद्धिज़्म में कहा जाता है, इसका परिणाम जो है हमारे संस्कारों के रूप में स्टोर माइंड में है, जिसको हम अजागरूक मन कहते हैं। अभी तक हमने जितने भी इस प्रकार के जीवन को जी चुके हैं, अभी हमारी जितनी भी उम्र है, पीछे देखिए, हर एक घटना, हर एक दिन, हर एक समस्या में हम ऐसे ही रिएक्ट होके ही काम किए हैं। जैसे रिएक्ट होके काम किए, उसकी असर वो स्टोर हो चुकी है, ब्लूप्रिंट है अंदर, वो कभी भी बाहर आ सकती है।
जो स्टोर किया वही तो बाहर आएगा ना। हाँ, तो उसको लड़ने की ताकत कहाँ से आएगी? इस ध्यान से आएगी। अगर ये ताकत हमने बढ़ा ली तो पहले की इसमें हमने कितनी भी बुराई की है, कितना भी हमने क्या कहते हैं, अजागृति से काम किया है, एक पल की जागृति भी पूरे अंधकार को नष्ट करती है। हाँ, पूरे साल भर अंधेरा है, लेकिन एक ही दिन अगर आप दिया जलोगे तो अंधकार कहाँ चला जाएगा? चला जाएगा। फिर आप ये नहीं कहोगे कि यार 10 दिन से अंधेरा था तो 10 दिन तो चला गया, तो 10 दिन तो अंधेरा था लेकिन आपने दिया जलाया तो अंधेरा चला गया। फिर आप नहीं कहोगे कि ये कैसे हुआ, ऐसे ही होता है। यही तो चमत्कार है। हाँ, यही तो जागृति का सबसे बड़ा लाभ है। आप ये मत सोचिए कि कैसे जाएगा, इतना कुछ बुरा भंडार सब चला जाएगा। सिर्फ हमें जागरूक होने की ज़रूरत है। जागृति के सराव पे हमें बार बार प्रयास करने की ज़रूरत है। बार बार अभी कितना हम प्रयास करते हैं उस पर निर्भर करता है कि हमारी सजगता कितनी विकसित हम हो रहे हैं। और इसका एहसास हमें बार बार जब जब भी इस प्रकार से हम अपने आप को देखोगे, हर समय आप अपने आप को जागरूकता से सुनते समय, खाते समय, बोलते समय, चलते समय, ऐसी कौन सी घटना है कि आप जागरूक नहीं रह सकते? जो काम कर रहे हैं वो हर काम में जागृति की जरूरत। इसलिए तो मैंने पहले सत्र में कहा था कि माँ बाप के दोष 3 शब्द तो हमने जरूर सुने होंगे। गिरते गिरते कहा होगा, अरे भाई संभल के चल, ध्यान से चल। हाँ, खाते खाते बोला होगा, अरे ध्यान से खा। पढ़ते पढ़ते भी कहा होगा, ध्यान से पढ़। हाँ, ये तो कितने महत्वपूर्ण कार्य हमारे जीवन में जो हमने कर गए, हमने अनेकों बार सुना है। तो ये तो ध्यान है, ये तो जागृति है जो हमारे माँ बाप को शब्दों में पता थी। शायद उनको भी पता नहीं थी कि जागृति क्या है, लेकिन शब्द का प्रचलन जो है ये बताता है कि हमारे भारत की जो विरासत जो है वो ध्यानी पुरुषों की है, सजग पुरुषों की है। भले विश्व ने या वेस्टर्न वर्ल्ड ने हमें बहुत कुछ दिया, लेकिन ईस्टर्न में से जो बुद्ध ने, भारत ने जो दिया है वो उतने उसके जैसा किसी ने मानवता को नहीं दिया। उसके हम वारसदार हैं। हाँ, तो हमारा जो कॉन्फिडेंस है, हमारी जो श्रद्धा जो है, हमारा जो देखने का जो तरीका जो है, हमने ज़्यादा से ज़्यादा विकसित करना चाहिए, समझना चाहिए कि सही में हमारी जो भूमिका जो है ध्यान को समझने की और अपने जीवन को समझने की बहुत महत्वपूर्ण है। अनुसंधान से यह भी पता चलता है कि जैसे हमें उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच एक खाली स्थान निर्माण होता है। सही में ये कैसे संभव होता है? जैसे कि मैंने उदाहरण बताया, हाँ, कि इस मैकेनिज्म में क्या होता है जब हम जागरूक होते हैं। जैसे हमने देखा स्ट्रेस के मैकेनिज्म में क्या होता है, स्ट्रेस उस सेंटर से रिलीज होता है हार्मोन से, और बॉडी के ऑर्गन ऑर्गन में जाके उसको और हार्मोन्स रिलीज करके शरीर में उसका फैलाव होता है। तो माइंडफुलनेस में क्या होता है, माइंडफुलनेस होते हैं, सजग होते हैं, तो वहाँ पे एक गैप मेंटेन होती है। गैप को ही कहते हैं रिस्पॉन्स। आप रिस्पॉन्स देते हैं, रिएक्ट नहीं करते। जैसे कि कोई परिस्थिति आपके सामने आ जाती है और आप तुरंत रिएक्ट करते। जैसे कि किसी ने आपको अच्छा कहा या बुरा कहा। अच्छा कहा तो आपको तुरंत आनंद आता है कि हाँ मैं अच्छा हूँ, और किसी ने आपको बुरा कहा, गाली दी या अपमान कर दिया, तो तुरंत लगता है कि मुझे अपमानित कर दिया, बुरा कह दिया, और उसी में आप दुखी होते और सुखी होते हैं। ये तुरंत प्रतिक्रिया है, और ये ब्रेन और आपका जो इंद्रिय से आया हुआ जो स्ट्रेस है या प्रभाव है उसके साथ में डायरेक्ट आपके बॉडी और रिएक्शन में, एक तो उससे आप गुस्सा करोगे या उसको गले मिलोगे कि हाँ यार भाई तुम तो मेरे अच्छे दोस्त हो, तुमने मेरी प्रशंसा कर दी, लेकिन उस प्रशंसा के पीछे जो वास्तविकता है उसको महसूस नहीं करते। सही में अच्छा हूँ क्या जिसके बारे में मुझे प्रशंसा की है, या मुझे किसी ने बुरा कहा है, सही में बुरा हूँ क्या, वहां तक हम सोचने के लिए जगह ही नहीं देते हैं। और इसलिए हम हमेशा निर्भर रहते कि कोई मुझे अच्छा कहेगा, हाँ तब मैं अच्छा हूँ, कोई मुझे बुरा कहता है तो हम अपने आप को गिल्टी में ले जाते हैं, बुरा। हाँ, हम बोलते हैं कि तू तो अनपढ़ है, तो बस हम उसको सुन लेते हैं, वो भी सुन लेता है मैं अनपढ़ हूँ, गधा हूँ, गधा है, हाँ, नीच है, अशुद्ध है। तो ये शब्द जो है वो मान लेता है
बोलने वाला बोल देता है, मानने वाला मान लेता है और उसी के साथ में सब कुछ चलने लगता है। ये ऐसा क्यों होता है? कोई गुलाम गुलाम क्यों बनता है? या कोई गुलाम क्यों उसको बना के रखता है? क्योंकि बनाने वाले की भी एक मैकेनिज़्म है, बनने वाले की भी एक मैकेनिज़्म है। तो मैकेनिज़्म में यही चलता है, जो ब्रेन में अभी हमने देखा है। क्योंकि वो उस प्रकार के हार्मोन्स उसको बॉडी को रिलीज़ करता है और मान लेता है कि मैं गुलाम हूँ। वो स्ट्रेस उसको मनवा लेता है। अपनी क्षमता को कम करेगा तो गुलाम बनेगा। स्ट्रेस से क्या होगी? क्षमता कम हो जाएगी। अगर क्षमता कम होगी तो वो गुलाम बना रहेगा और जो गुलाम बनाने वाला भी चाहेगा कि मैं इसको गुलाम बना के रखूं। तो हर जो समस्या जो हमें बाहर दिखाई दे रही है वो हमारे ब्रेन और बॉडी के साथ और हमारे विचारों का जो तालमेल जो है उसमें स्पेस निर्माण करने का नाम ही जागृति है। अगर आप इस मैकेनिज्म को समझोगे सम्यक दृष्टि से तो ऑटोमेटिक आपकी सजगता बढ़ जाएगी। क्योंकि कोई भी समझदार व्यक्ति जो है खड्डे में पैर नहीं डालेगा, आग में हाथ नहीं डालेगा। लेकिन हमें ये आग पता ही नहीं है, जैसे कि बच्चे को पता नहीं होती तो बार बार उसी में हाथ डालेगा। जल गया फिर से उसमें, उसको पता नहीं चलेगा कि वो दोबारा फिर से वो आ गया। उसको लगेगा कि खाने की कोई चीज़ है और फिर से पकड़ेगा, फिर से जलेगा। लेकिन अगर समझदार व्यक्ति है, अगर हम समझदार है, सम्यक दृष्टि मतलब समझदार, समझदारी से ही सम्यक स्मृति का विकास होता है, सजगता बनती है। तो हम जिस सजगता की बात कर रहे हैं, माइंडफुलनेस की बात कर रहे हैं, वहाँ पे मैकेनिज्म ये है कि वहाँ पे आपको खाली स्पेस मिलता है, एक मोमेंट मिलता है कि आपको इस दिशा से जाना है या नहीं जाना है, सही क्या है और गलत क्या है, अच्छा क्या है बुरा क्या। कोई आपकी प्रशंसा कर रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन उस प्रशंसा को आपके भीतर उस गुणों को महसूस करें कि सही में मुझ में वो गुण है क्या। वो फिर वो झाड़ पे चढ़ा रहे हैं और आप चढ़ रहे हैं। आजकल तो वही होता है, हवा में ही सब कुछ अच्छी बातें करते कि हाँ तुम अच्छे हो अच्छे हो, तो झाड़ पे चढ़ेगा तो नीचे गिरना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर उससे हमें नहीं गिरना है तो सजगता से हम प्रशंसा भी सुने। अगर कोई हमारा अपमान कर रहा है उसको भी महसूस करें कि हाँ अगर कुछ मेरे बुरा कह रहा है तो कुछ मुझे बुराई भी हो सकती है। अगर नहीं है तो फिर उसकी बुराई लेने का आपको कोई मतलब नहीं है, आप नहीं लोगे। क्योंकि आप प्रतिक्रिया नहीं दोगे तो नहीं लोगे, अगर प्रतिक्रिया दोगे तो नहीं चाहते हुए भी आ जाएगी। उसने तो मजाक में कह दिया होगा, लेकिन आपने सुना होगा ना, यह महायुद्ध किस लिए हुआ। हाँ, द्रौपदी ने दुर्योधन को कहा कि अंधे का लड़का अंधा है इसलिए गिरा, ठोकर लगी। अभी उसने तो उस उद्देश्य से नहीं कहा होगा, उसने तो मजाक में कहा, जो रामायण कहता है या साहित्य कहता है। लेकिन दुर्योधन ने तो वैसा नहीं लिया ना, उसके ब्रेन ने कैसा लिया, हाँ, प्रतिक्रिया में लिया। ठीक है, वे कहने वाले ने तो ऐसा हो सकता है इरादा भी हो या नहीं भी हो, लेकिन इसने तो उस प्रकार से लिया ना, और उस लेने से क्या हो गया, एक अलग प्रकार का एपिसोड बन गया उसके लाइफ में या पूरे उस राज्य में। तो ये कोई घटना का जो पीछे का जो साइंस जो है या पीछे की जो प्रवृत्ति जो है उसको जैसा है वैसा देखने के लिए हमें उसके भीतर या उसके आसपास की जो बातें हैं उसको समझने की ज़रूरत है, ताकि हम अपनी जो क्रिया करेंगे या प्रयोग करेंगे उसको हम सही तरीके से अनुभव में महसूस कर सकें। जब हम माइंडफुलनेस की बात करते हैं, सजगता की बात करते हैं, उसमें 3 बातें आती हैं और 3 बातों को समझना ही मतलब माइंडफुलनेस है। वर्तमान में आना, वर्तमान में करना, वर्तमान में सोचना, हाँ, वर्तमान में अपने जीवन को महसूस करना ही माइंडफुलनेस है। तो उसमें 3 प्रिंसिपल है या 3 मुख्य स्तंभ है। 3 बातों से माइंडफुलनेस बनता है। अगर 3 बातों में से एक बात है, 2 बातें नहीं है, 2 बातें एक बातें नहीं है, तो वो माइंडफुलनेस नहीं बनेगा या उसका अनुभव नहीं होगा। उसके जैसा लगेगा लेकिन वो अनुभव नहीं होगा। तो पहला जो मुख्य जो इसका स्तंभ जो है वो इंटेंशन, आपका इरादा क्या है। हाँ, जैसे कि हम सांस को देखना, ये हमारा इरादा है। अगर हम
माइंडफुलनेस की सांस के साथ बात करें, हाँ, तो हमारा इरादा क्या है वो हमें पता होना चाहिए। दूसरा है उसमें हमें अटेंशन रखना है, मतलब घटनाओं के साथ में क्या हो रहा है। जैसे कि आपका इरादा सुनना है, यहाँ पे आप सुन रहे हैं, आप जानना चाहते हैं, आपका इरादा है, लेकिन आपका अटेंशन नहीं है, तो माइंडफुलनेस नहीं है। अगर आप सही तरीके से शब्दों को सुन रहे हैं, पूरा समय आपका स्क्रीन के सामने है, आप एंगेज है, हाँ, आपके उस समय बहुत सारे दूसरे भी थॉट्स आ रहे हैं, फिर भी आप उस थॉट्स को थोड़ा कह रहे हैं कि नहीं मुझे इसको सुनना है, मतलब चीज़ें आपके साथ में जो आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाली भी आ रही है आसपास में, और आपको सही दिशा देने वाले भी चीज़ आप सुन रहे हैं। तो आप जो जिस इरादे से आप बैठे हैं, उस इरादे को आप आगे ले जाने के लिए और ध्यान से सुन रहे हैं, तो क्योंकि आपका अटेंशन है। अगर अटेंशन है आपके इंटेंशन के साथ, तो माइंडफुलनेस का थोड़ा और ग्रोथ है और डेवलपमेंट है। और तीसरा जो है एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब यह है कि हमारे भीतर जो नॉन जजमेंटल जो थॉट है उसको हमें अनुभव करना है। अच्छा है तो भी ठीक है, बुरा है तो भी ठीक है, हमें जज नहीं करना है। हाँ, कि कोई कह रहा है, कुछ हम सुन रहे हैं या कुछ पढ़ रहे हैं, हाँ, तो मेरे फेवर में है या नहीं है, मुझे पसंद है या ना पसंद है, तो पहले से डिसीजन मत लीजिए। पहले से डिसीजन लोगे कि तो वो जो आने वाला जो पल है या आने वाला नॉलेज है उसको आप ले नहीं पाओगे, क्योंकि आपने पहले से ही मान लिया कि ये मेरा है, मेरा नहीं है। आप जजमेंटल हो गए ना। हाँ, अगर जजमेंटल है तो वहाँ पे माइंडफुलनेस नहीं है। जैसे कि सांस जब आएगी तो जाएगी, जाएगी तो आएगी, ठंडी भी लगेगी, गर्म भी लगेगी, हाँ, तो आप उसको जज नहीं करते कि ठंडी है तो हाँ ये ठंडी होनी चाहिए, ये गर्म नहीं होनी चाहिए, गर्म ही मुझे चाहिए, ठंडी नहीं चाहिए। तो ये आपका जजमेंटल है। जब उस स्पर्श को आप उस प्रकार से लाइक और डिसलाइक में देखते हैं तो आप जज कर रहे हैं। या फिर आप जिस प्रकार से माइंडफुलनेस का सराव करना चाहिए उस प्रकार से नहीं कर रहे, तो आपके मन में जो आ रहा है उसके साथ में आप माइंडफुल हो रहे हैं। कोई विचार आ रहा है, कोई कल्पना आ रही है, कोई स्वप्न आ रहा है, उसी के साथ आप बहते जा रहे हैं, वो भी एक प्रकार का ध्यान है। क्योंकि आप जिस विचार में जाओगे वो ध्यान बन जाएगा, लेकिन माइंडफुलनेस नहीं रहेगा, क्योंकि आपका इरादा तो वो नहीं था। वो कुछ अच्छी बात आ गई, उसके साथ में आप मन में चले गए। कोई आपका अच्छा जो अनुभव आया उसके साथ में आप चले गए। तो इसका मतलब यह है कि आप जिस इरादे के साथ, जिस विषय के साथ आप बैठे हैं, उसको आप जैसा है वैसा एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो माइंडफुलनेस नहीं है। तो उसको उसी प्रकार से महसूस करें जिस प्रकार से उसका नेचर है। फिर सांस हो, भावना हो, घटना हो, स्ट्रेस हो या XYZ जो भी हमारे जीवन में घटित हो रहा है, उसको वर्तमान में उसको 3 पॉइंट से या 3 प्रकार से या 3 अप्रोच से अगर हम उसको देखते हैं, इंटेंशन, अटेंशन और एटीट्यूड, हाँ, तो ही वो माइंडफुलनेस हमारे जहन में या हमारे स्वभाव में विकसित होगा। क्योंकि इसका विकास होना ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों बड़ी बात नहीं है? आप बोलोगे कि ये बड़ी बात क्यों नहीं है? ये इसलिए बड़ी बात नहीं है क्योंकि मनुष्य का हमारा वो स्वभाव धर्म है जागरूक होना, सजग होना। कोई हमें किसी से लर्न नहीं करना है, किसी से उधार नहीं लेना है, कोई हमें सिखाने वाला नहीं है। जागरूक होना ये हमारे चेतना का स्वभाव धर्म है, नेचुरल फैकल्टी है। इसलिए सजगता को या जागृति को हमें कैसे आएगी, कोई देगा या आएगी कि नहीं आएगी, ऐसे संभ्रम में रहने से जागृति विकसित नहीं होगी। हम जागरूक है इसलिए तो मनुष्य है। हम पहला स्टेप क्रॉस कर चुके हैं कि हम मनुष्य है क्योंकि कॉन्शियसनेस है। अभी सिर्फ हमें नेक्स्ट स्टेज में आना है कि मैं कॉन्शियसनेस हूँ, इसकी जागृति रखनी है। जागृति की जागृति ही सजगता है। पहले लेवल में तो हम जागरूक है ही, जागरूक नहीं है तो हम मनुष्य नहीं। आप कपड़े क्यों पहने हुए हैं? आप इतने अच्छे घर में क्यों रह रहे हैं? आप शिक्षित क्यों, आप संस्कारित क्यों? ये कहाँ से आया है? ये जागृति से तो आया है। हम सजग है,
लेकिन सजगता की सजगता का अभाव है। और वही हमें विकसित करना है कि हमारी सजगता में क्या है, हमारी चेतना में क्या है, हमारे विचारों में क्या है, हाँ? हमारे ज्ञान में कितनी कमी है, कितनी ज़रूरत है, उसको जानना और उस पे काम करना ही सजगता का मार्ग है, जो हम धीरे-धीरे साक्षी भाव की तरफ आते हैं, जिसको हम विपश्यना कहते हैं, हाँ? तो जैसे-जैसे हम अपने जागृति का विकास करते हैं, वैसे-वैसे हमारी सजगता एक सम्यक दृष्टि के साथ, हाँ, संपूर्ण प्रज्ञा की तरफ विकसित होती है। हाँ, फिर वो हमें जैसे है वैसे दिखने लगती है। अगर एक घटना को भी हम जैसा है वैसा देखना सीख जाते हैं, जैसे कि साँस को, तो वही दृष्टि आप शरीर को लगा के देखिए, शरीर भी वैसे ही दिखेगा। आपके विचार भी वैसे ही दिखेंगे, आपकी भावनाएँ ऐसी दिखेगी, पूरा ब्रह्मांड ऐसे दिखेगा। मतलब ऐसा कहते हैं ना कि जैसे हम किसी चावल पका है, नहीं पका है, वो एक दाने से पहचान में आता है कि ता चावल पका है या नहीं पका है। वैसे ही हमारा खुद का अगर साँस समझ में आ जाए, तो सब कुछ समझ में आ सकता है। और इसलिए बौद्ध धर्म में कहा जाता है कि जितने भी बुद्ध जन्म लेते हैं या बनते हैं, वो ये आनापान सती ध्यान करने से ही बुद्ध बनते हैं। इतनी बड़ी इसकी किमैया है, इतनी बड़ी इसकी महत्ता है, लाभदायी है कि शरीर के साथ जुड़ने के लिए साँस का आलंबन लेते-लेते हम उसी साँस को विचार, भावना, हाँ, जो 4 प्रकार की जो विपस्सना का हम आने वाले समय में अभ्यास करने वाले हैं, कायानुपश्यना, वेदनानु, चित्तानु, धर्मानु, तो ये एक प्रकार से सम्यक दृष्टि से आया हुआ, सम्यक सती से आई हुई जो अनुभूति जो है, वो वास्तविकता में परिवर्तित होने लगती है। प्रयोग में हमें महसूस होने लगता है कि जो मैंने सुना था, समझा था, वही सच है, और जो मैं देख रहा हूँ और जो सुना था, समझा था, वो एक है। और जब एक हो जाएँगे, वहाँ पे तनाव नहीं होगा। जब आपका प्रयोग और आपकी सोच एक हो जाएगी, जैसे कि आपने सुना कि ये स्वीट है, लेकिन खाया नहीं तो कैसे, तनाव तो रहेगा ना क्योंकि आपने स्वाद ही नहीं लिया है। सुना तो बहुत कुछ है कि ये कितना अच्छा स्वीट है, सुंदर है, लेकिन स्वाद नहीं लिया, तो तनाव बना रहेगा स्वाद लेने का। लेकिन जैसा स्वाद लिया, तो तनाव वहाँ पे पूरी तरह से रिलीज़ हो गया, क्योंकि आपने जो सुना था, हाँ, वैसा ही मीठापन इस स्वीट में है। तो स्वीटनेस को अनुभव करना ही प्रत्यक्ष और डायरेक्ट साक्षात्कार है, जिसको हम साक्षी भाव या विपस्सना कहते हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा 15-20 मिनट ज़्यादा हुआ है, आधा घंटा, क्योंकि अंतिम कुछ मैं आप लोगों को क्वेश्चन बता के मैं अपनी बात को पूर्ण करता हूँ। ये 5 प्रकार के क्वेश्चन आज के इस सेशन में आपको इसी ही स्लाइड से या इसी आप पीपीटी से उसको फिर से पीछे आगे-नीचे करके आप देख सकते हैं कि सिंपल क्वेश्चन है। एक ही सेंटेंस में इसका जवाब देना है कि सती का अभ्यास हमें किस क्षण में रहना सिखाता है, वर्तमान में, जो कि मैं जवाब बता रहा हूँ। तनाव की स्थिति में मस्तिष्क का कौन-सा भाग अलार्म की तरह कार्य करता है? एमिगडाला, जो हमने बात किया। हाँ? कोर्टिसोल को किस प्रकार का हार्मोन कहा जाता है? स्ट्रेस का हार्मोन कहा जाता है। साक्षी भाव में हम अपने विचारों के प्रति कैसे व्यवहार करते हैं? क्या वर्तमान में रहने से भविष्य की चिंता और अतीत का अपराध बहुत कम होता है? ये आपके अनुभव की कुछ क्वेश्चंस है। तो इस 5 क्वेश्चन के साथ में ये आज का हमारा सेशन जो है पूर्ण हो रहा है। और एक प्रकार से हम जिस उद्देश्य से जो बातें आज हमने देखी है, इसका एक प्रकार से होमवर्क है आपके लिए और हम सभी के लिए, ताकि हमने जो सुना है, समझा है, सही में उसको हम कुछ शब्दों में भी अगर याद रख सकते हैं, तो निश्चित ही है आने वाले समय में या दिनों में हमें और इसकी मदद अच्छी तरह से हो सकती है। बहुत बहुत साधुवाद। मैं अपनी बात यहाँ पे पूर्ण करता हूँ। थैंक यू। टी आर गौतम जी, सभी का आभार विधि करके पूर्ण करें। मैं टी आर गौतम, मेरी पृष्ठभूमि हालांकि टेक्निकल है। मैं गवर्नमेंट जॉब में एज ए आर्किटेक्ट था, लेकिन अब जो मैं एमए बुद्धिस्ट स्टडी एंड सिविलाइजेशन में गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय से कर रहा हूँ, और इसका सारा श्रेय डॉक्टर मनीष राम मेहतान सर जी को जाता है, क्योंकि उन्होंने मुझे इस क्षेत्र में मोटिवेट किया। तो आज का सत्र मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा सत्र रहा है। आप लोगों ने इसका भरपूर आनंद लिया होगा। मैं सर्वप्रथम पहले थैंक्स या धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर मनीष मेहतान जी का,
कि उन्होंने आपको आज का जो विषय था तनाव, इस पर विस्तृत रूप से समझाने का प्रयास किया है और मैं समझता हूँ कि आपने इसको अच्छी तरह से ग्रहण किया हो। आपने धैर्य बनाए रखा, इतने लंबे समय के बावजूद भी आप बैठे रहे, ध्यानपूर्वक सुनते रहे, इसके लिए मैं अपनी दिल की गहराई से आपका अपने धन्यवाद करता हूँ। सभी का धन्यवाद करता हूँ और मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने इस सत्र का पूरा लाभ उठाया होगा। इसी के साथ इस सत्र के समापन की घोषणा करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। साधु, साधु, साधु। साधु, साधु। जय